हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय पाठचर्या अंग्रेजों से प्रभावित थी। तो स्वतंत्रता के बाद में भी जो भारतीय पाठ्यक्रम था वो पूरी तरह से किससे प्रभावित था? अंग्रेजों से। 1968 में पहली बार भारतीय स्वरूप में पाठचर्या निर्धारित करने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम राष्ट्र नीति 1968 का गठन किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम राष्ट्रीय नीति का गठन कब किया गया था? 1968 में किया गया था। किसने किया? जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के निर्देशन में प्रथम राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1968 में। 1986 में राजीव गांधी ने पहली नई शिक्षा नीति 1986 गठन किया और साथ ही उन्होंने हर एक 3 सालों में एक नई शिक्षा नीति बनाने का निर्देश भी दिया था। तो देखिए, राजीव गांधी ने पहली नई शिक्षा नीति, देखिए राष्ट्रीय नीति का गठन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देशन में किया गया था। जबकि पहली नई शिक्षा नीति का गठन कब किया गया था? नई शिक्षा नीति का गठन 1986 में किया गया था। और किसके निर्देशन में किया गया था? राजीव गांधी के निर्देशन में किया गया। तो आप याद रखना, राष्ट्रीय नीति का 1968 में किया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और नई शिक्षा नीति 1986 का गठन राजीव गांधी के निर्देशन में किया गया था। उन्होंने ये भी एक निर्देश दिया कि हर एक 3 सालों में नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति बननी चाहिए। इसका उन्होंने निर्देश दिया कि हर 3 साल में शिक्षा नीति बनाने का निर्देश किसने दिया था? राजीव गांधी ने दिया। सन 1989 में दूसरी नई शिक्षा नीति का उदय हुआ। तो आप याद रखना, पहली नई शिक्षा नीति का गठन कब किया गया था? 1986 में। किसके निर्देशन में? राजीव गांधी के निर्देशन में। और दूसरी नई शिक्षा नीति का उदय 1989 में किया गया था। देखिए, 1992 में भारत में क्रियात्मक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का गठन कब किया गया था? 1992। और पहली बार शिक्षा को बोझ रहित बनाने का प्रयास इसमें किया गया। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पहली बार शिक्षा को बोझ रहित बनाने का प्रयास किसमें किया गया, तो देखिए 1992 में भारत में जो क्रियात्मक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का गठन किया, उसमें पहली बार शिक्षा को बोझ रहित बनाने का प्रयास किया गया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नवीन पाठचर्या के रूप में एनसीएफ 2002 गठित करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये उनका प्रयास असफल रहा। ठीक है ना, सफल नहीं हो पाया। समस्याओं को देखते हुए 14 जुलाई व 19 जुलाई 2004 को एनसीईआरटी के प्रोफेसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो प्रवक्ता, पत्रकार, उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए थे। भारत में एक नवीन पाठचर्या के रूप में एनसीएफ 2005 का गठन करने का निर्णय लिया गया। देखिए, एनसीईआरटी के जो प्रोफेसर यशपाल को एनसीएफ 2005 के रूप में चुना गया। ठीक है, और इन्हीं को एनसीएफ 2005 का अध्यक्ष, इन्हीं की अध्यक्षता में इस गठन की सहमति दी गई। तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि एनसीएफ 2005 के गठन की सहमति किसकी अध्यक्षता में दी गई थी? तो वो थे एनसीईआरटी के प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यशपाल ने 21 नेशनल फोकस दल गठित किए, जिनमें प्रत्येक में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे। और जो प्रोफेसर यशपाल थे, उन्होंने 21 नेशनल फोकस दल गठित किए, जिनमें उन्होंने रखा कि प्रत्येक दल में न्यूनतम 10 सदस्यों का होना जरूरी है। मई 2005 में ये बनकर एनसीएफ 2005 बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? मई 2005 में। एनसीईआरटी के प्रोफेसर नामवीर सिंह को एनसीएफ 2005 के भाषाई सलाहकार के रूप में चुना गया, और अध्यक्षता किसके रूप में हुआ था? ये पूरा यशपाल के रूप में। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। और इसके सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? एनसीईआरटी के प्रोफेसर नामवीर को।
1 जुलाई 2005 से NCF 2005 पूरे देश में लागू की गई थी। NCF 2005 की रूपरेखा यशपाल ने निर्मित की थी। किसने निर्मित की थी? यशपाल ने। तो आप ये याद रखना, निर्मित किसने की थी? यशपाल ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? पहली बार। ये सारे जो पॉइंट हैं इसमें वो सब मेन मोस्ट की पॉइंट है, उन्हें अच्छी तरह से आप देख लेना। और NCF 2005 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। तो 5 अध्याय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, प्रथम अध्याय में आज़ादी के बाद भारतीय पाठचर्या में किए गए परिवर्तन दिए गए हैं। अध्याय दूसरे में उद्देश्य निर्धारित किए गए। तीसरे अध्याय में निर्देश दिए गए हैं। और प्रथम अध्याय में या चौथे अध्याय में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और 5वें अध्याय में भाषा संबंधी सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, तो इन 5 पॉइंटों को आप अच्छी तरह से देख लेना इन्हें। अब देखते हैं। देखिए, अध्याय में जैसे प्रथम में जो शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की और निश्चित किया कि एक निश्चित अवधि में पाठचर्या में परिवर्तन हो। तो देखिए, प्रथम इसके अध्याय की शुरुआत किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। और उन्होंने ये बिल्कुल निश्चित कर दिया कि एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित टाइम में पाठचर्या में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरे अध्याय में शिक्षा को बोझ रहित करना, अध्यापक छात्रों के संबंध को मधुर बनाना और छात्र अध्यापक का अनुपात 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का बनाना, बहुउद्देशीय शिक्षा का निर्माण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन लागू करना, समस्त ज्ञान को पाठशाला के बाहरी वातावरण से जोड़ना, रटने की आदत को छोड़ना, कुंजी पर रोक लगाना, उचित मार्गदर्शन। ये सब किसमें थे? अध्याय 2 के अंतर्गत दिए गए थे कि शिक्षा को कैसे रखना है? बोझ रहित रखना है। अध्यापक और छात्रों के संबंध कैसे होने चाहिए? मधुर होने चाहिए। छात्र अध्यापक का जो अनुपात है वो 30 पर 1, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात बताया गया है इसमें। बहुउद्देशीय शिक्षा का निर्माण करना, शिक्षा का व्यवसायीकरण, परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। और समस्त ज्ञान को पाठशाला के बाहरी वातावरण से जोड़ना। ठीक है, रटने की आदत को छोड़ना और कुंजी पर रोक लगाना, उचित मार्गदर्शन इसमें दिए गए। देखिए, अध्याय 3 की बात करें तो इसमें पूर्व प्राथमिक स्तर से ही कला विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना। इसमें मतलब पूर्व प्राथमिक स्तर से ही ये निर्धारित कर दिया कि कला विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अंग्रेजी कक्षा 1 से ही पढ़ाना, परंतु हिंदी भाषा का उन्नयन करते हुए। ठीक है, अंग्रेजी को भी कक्षा 1 से रखा, लेकिन हिंदी भाषा को उन्नयन करते हुए। विज्ञान को समाज के ज्ञान के रूप में सामाजिक परिवर्तनों व समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पाठचर्या में शामिल करना। तार्किक क्षमताओं के विकास हेतु गणित को शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बंधुता के विकास के लिए खुली मूल्यांकन प्रणाली को महत्व देना। स्वतंत्र वातावरण, बाल केंद्रित शिक्षण, सक्रियता, दंड पुरस्कार से बचाव, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, क्षेत्रीय व लिंग मुद्दों को ध्यान में रखना। ये सब किसमें? तृतीय अध्याय में। तो ये सारे पॉइंटों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना इनको। देखिए, अध्याय 4 की बात करें तो इसमें नीति निर्देश जो सिद्धांत दिए गए, इसमें रटने से मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, लचीला मूल्यांकन, बाहरी वातावरण से शिक्षा का जुड़ाव, अधिभावी पहचान के विकास में जिसमें कि प्रजातंत्र के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याएं भी हों, वो सब किस में दिया गया है? अध्याय 4 में दिया गया है। अध्याय 5 की बात करें तो इसमें भाषा संबंधी सुझाव, मातृभाषा परक शिक्षा होनी चाहिए, संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में शामिल करना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान तथा संघीय भाषा के रूप में विकास, बहुभाषी विद्यार्थियों का विकास, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान, अच्छे विद्यार्थियों के स्वरूप का निर्माण,
किया जाना चाहिए, शांति का संदेश देना चाहिए, खेल कूदों को महत्व देना, त्रिभाषा सूत्र अनिवार्य रूप से लागू करना, हिंदी भाषी राज्यों में अन्य भाषाएं तृतीय भाषा अन्यथा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन। त्रिभाषा में देखिए मातृभाषा हिंदी, संघीय भाषा अंग्रेजी और राजभाषा में थी संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र में ये भाषाएं दी हुई हैं। कौन कौन सी है? मातृभाषा के अंतर्गत हिंदी थी, संघीय भाषा के रूप में किसे जाना जाता है? अंग्रेजी को, और राजभाषा में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।